हेलो बच्चों, मैं विपुल सिंह आज आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 18 लेकर के आए हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी का जो मेरा बुक है उसका पहला चैप्टर है चार्ज एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और इस चैप्टर में टोटल क्वेश्चन 24 है, 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने कर चुके हैं। इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन करना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर चुका है, सेकंड क्वेश्चन कर चुका है, थर्ड क्वेश्चन करा चुका है, फोर्थ करा चुका है, फिफ्थ करा चुका है, सिक्स्थ करा चुका है। ठीक है, सेवेंथ अभी कराना है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कराया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 8 और 9 क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल से है, और उस चीज को हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको अभी हम छोड़ रहे हैं। जब हम लोग चैप्टर डील करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कर चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कर चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 भी कर चुके हैं। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 14 इलेक्ट्रिक फील्ड से था, जिसको हम लोग अभी करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 14 के आगे 15, 16, 17 से लेकर के 24 तक, यानी इसके आगे जो भी है 24 तक, वो सभी क्वेश्चन गॉस थ्योरम का है। गॉस थ्योरम जो कि एक वो भी बड़ा चैप्टर है। देखिए उससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग गॉस थ्योरम डील करने के बाद करेंगे। ओके, तो सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं हम लोग। 14 के पहले सभी क्वेश्चंस को कर चुके हैं। 7 और 14 दो क्वेश्चंस मैं अभी आपको करा रहा हूं, और 8 और 9 बस जस्ट बाद, आज के लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल ही स्टार्ट होगा, तो 8, 9 क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और उसके आगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से संबंधित क्वेश्चंस को भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो आइए देखिए, मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आप देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। क्वेश्चन ए बोल रहा है कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक संतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकांक नहीं टूट सकती, क्यों? क्वेश्चन को समझे। बोल रहा है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो वक्र होती हैं, ऐसे जा करके और झुक जाती है, कर्व होती है, कर्व्ड लाइंस होती है। आप ये बताइए कि ये कर्व्ड लाइंस क्यों होती हैं भाई? अगर कोई पूछेगा कि बताइए कर्व्ड लाइंस क्यों होती है, और इसी में क्वेश्चन है कि ये टूट नहीं सकती है, ऐसा क्यों? तो आइए हम इसके आंसर को देखते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले आप ये बात को समझिए कि कोई आवेश है तो उस आवेश के कारण चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, और विद्युत क्षेत्र का दिशा हर बिंदु पर अलग होगा, अलग होता ही है। किसी भी आवेश के कारण उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, और उस विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रत्येक बिंदु पर अलग होता है, प्रत्येक बिंदु पर अलग होता है। ठीक है, तो आप देखिए ये बोल रहा है कि बताइए कि विद्युत बल रेखा कर्व होती है। तो अगर कर्व नहीं होता, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होता है, ऐसा सीधी रेखा होता है, विद्युत बल रेखा एकदम सीधी होता, सीधी। ठीक है, तो सीधी होता, कोई पूछता कि बताइए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा,
तो भाई विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदर्शित करता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदर्शित करता है। अगर हमको कोई बोले यहां पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए, तो हम यहां से ऐसे खींचेंगे, इस तरफ विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। कोई हमसे पूछेगा कि अब यहां नहीं, इस बिंदु पर बताइए कि विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा, तो फिर यहां पर विद्युत क्षेत्र का दिशा खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो इसी डायरेक्शन में होगा। हम इस सीधी रेखा पर कहीं भी स्पर्श रेखा अगर खींचते हैं तो एक ही डायरेक्शन में आएगा, यानी इस सीधी रेखा के हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा एक ही तरफ है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा अलग अलग होता है। लेकिन सीधी रेखा है तो इसके लिए हर बिंदु पर एक ही तरफ विद्युत क्षेत्र का दिशा हो जा रहा है, इसलिए विद्युत बल रेखा सीधा नहीं हो सकता है। अब हम इसको कर्व करके देख रहे हैं। चलिए देखिए, इसको कर्व बनाते हैं। इसको हमने कर्व बना दिया। जैसे ही कर्व बनाएंगे तो कोई हमसे पूछेगा कि बताइए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा बताइए किधर होगा, तो इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखो स्पर्श रेखा खींचे, इस विद्युत बल रेखा के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर हो गया। कोई हमसे पूछेगा कि बताइए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, तो यहां पर हम स्पर्श रेखा खींचे, देखो इधर हो गया विद्युत क्षेत्र का दिशा, देख रहे हो। कोई हमसे पूछेगा यहां पर बताइए विद्युत क्षेत्र का दिशा, तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचे, इधर हो गया विद्युत क्षेत्र का दिशा। यानी अगर विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा वक्र है, कर्व है, तो ही इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा अलग अलग होगा। चूंकि विद्युत क्षेत्र यही बोल रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग दिशा होना चाहिए, तो यह तबे संभव है जब विद्युत बल रेखा वक्र होगा। इसलिए विद्युत बल रेखा हमेशा वक्र होती है और यह अचानक टूट नहीं सकती है। और भाई ये भी क्वेश्चन है कि विद्युत रेखा क्षेत्र रेखा एकांक नहीं टूट सकती, क्यों? तो देखो, मान लो ये तो कर्व हो गई, ठीक है भाई, कोई बोल रहा है कि अचानक ये टूट गई यहीं पर। अगर ये यहां पर टूट गई, जैसे ही यहां पर टूटेगी, इसका मतलब कि इस इतना दूर पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर यहां पर विद्युत बल रेखा टूटती है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न ही नहीं होगा, और ऐसा संभव नहीं है कि इधर विद्युत क्षेत्र हो और इधर नहीं हो और फिर हो जाए। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र हो और इस स्पेस में विद्युत क्षेत्र ना हो और फिर इधर हो, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखा एकांक नहीं टूट सकती है, यह संतत वक्र होती है। ओके, तो आप समझ गए कि विद्युत बल रेखा एकांक नहीं टूट सकती है, क्योंकि जिस बिंदु पर टूटेंगी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित हो जाएगा, और ऐसा संभव कभी नहीं हो सकता है। अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र है तो इसके आगे भी विद्युत क्षेत्र होगा, आगे भी होगा, इसके आगे भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि बीच से गायब होगा और इस साइड विद्युत क्षेत्र रहेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी बोलता है कि स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करते। यानी दो विद्युत बल रेखा, यानी अगर ये दो विद्युत बल रेखा, एक ये है और एक ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। ये दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती है, ऐसा क्यों? आप सोचो, विद्युत बल रेखा कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र का दिशा प्रदर्शित करता है। सोचो, अगर ये विद्युत बल रेखा यहां पर काटती है, अगर यहां पर काटती है, तो इस बिंदु पर यहां पर काट रही है, देखो यहां पर काट रही है, तो जिस बिंदु पर काटेंगी वहां पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो, एक इस विद्युत बल रेखा के लिए एक यहां से स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं हम लोग, इसका दिशा मान लो E1 है, और इस विद्युत बल रेखा के लिए स्पर्श रेखा हम ऐसे खींच सकते हैं, इसका दिशा मान लो E2 है। तो दो विद्युत बल रेखा अगर इस बिंदु पर काटती हैं तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दिशा हो जा रहे हैं।
विद्युत क्षेत्र का दो दो दिशा हो जा रहे हैं, और ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता कि किसी एक बिंदु पर दो दो विद्युत क्षेत्र का दिशा हो जाए। हम हैं तो हम कभी भी एक ही दिशा में चल सकते हैं, कभी भी दो दिशा में नहीं चल सकते हैं। जिस स्पेस में मैं खड़ा हूं उस स्पेस में हमेशा एक ही आदमी खड़ा हो सकता है, कभी दो आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। अगर दो आदमी खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब कि हम गलत जगह खड़े हैं। ऐसा कहना गलत होगा कि एक आदमी ही खड़ा रह सकता है। इस बिंदु पर दो विद्युत बल रेखा काट रहे हैं, इसका मतलब कि यहां पर दो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब कि दो दो विद्युत क्षेत्र का दिशा हो सकता है जहां पर काटेंगी, और ऐसा संभव नहीं है कि किसी एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र का दिशा हो। इसलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। कोई दिक्कत? यानी क्वेश्चन जब आपसे पूछे कि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्यों, तो इसका आंसर यही होगा कि यदि दो विद्युत बल रेखा किसी एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर दो दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से उस बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र का दिशा हो सकता है, जो कि एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र का दिशा संभव कभी नहीं है। इसलिए दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, अब देखिए। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। देखो, इंसान जो है, अगर कोई इंसान है तो उसके लिए पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बुक पढ़ना बड़ी बात नहीं है। हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, बुक पढ़ते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई इंसान खुद को पढ़ना शुरू कर देता है तो उससे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप खुद को पढ़ना शुरू कर देते हो, आप खुद को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, तो आप इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हो। और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो चीजों को इमेजिन कीजिए और खुद से उसको रिलेट कीजिए, खुद से रिलेट कीजिए, एज्यूम कीजिए चीजों को। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बोलते हैं कि एक आपके पास ज्यादा ज्ञान है और कोई ज्यादा इमेजिन करता है, तो जो ज्यादा इमेजिन करता है वो आपसे बहुत अच्छा है। इमेजिनेशन जो है नॉलेज से काफी बेहतर होता है, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ सीख की बातें हो जानी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि चित्र में किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में, हाई कोई चित्र दिया हुआ है और इस चित्र में एक समान विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है। विद्युत क्षेत्र देखो, यहां पर प्लस चार्ज है, यहां पर माइनस चार्ज है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी। इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुई है। ठीक है, ये दो प्लेट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। ऊपर वाले प्लेट पर प्लस, नीचे वाले प्लेट पर माइनस, और इन दोनों प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में तीन आवेशित कण, तीन गो आवेश का कण है, एक 1, एक 2 और एक 3। इन तीनों का रास्ता दर्शाया गया है। रास्ता दर्शाया गया है, कैसे कैसे रास्ता से जा रहा है। तीनों आवेश के चिन्ह लिखिए। ये तीनों आवेश का चिन्ह लिखिए, यानी कौन प्लस है और कौन माइनस है। आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन आवेश प्लस है, कौन माइनस है। इनमें किस कण का आवेश सन्निहित अनुपात अधिकतम होगा। इनमें से पहला, इसमें देखो दो क्वेश्चन पूछा। पहला ये पूछा कि बताइए इन तीनों आवेश का साइन क्या होगा, कौन प्लस पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन निगेटिव चार्ज होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप ये बताइए कि इनमें से किसका मास रेशियो, चार्ज मास रेशियो जो है किसका अधिक होगा, यानी E/m। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश E होता है, और
अगर उसका मास है m तो E बटा में m जो है वो किसका अधिक होगा, इन तीनों में से किसका। ये दो क्वेश्चन पूछा है, तो चलिए बनाते हैं। पहला तो आपको ये बताना है कि कौन इसमें से पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव। तो चलिए देखते हैं। ये प्लस है, प्लस चार्ज। प्लस क्या करता है जी, हमेशा अपनी ओर माइनस को अट्रैक्ट करता है। तो इस प्लस के तरफ कौन कौन सा है, 1 और 2। तो इसका मतलब 1 और 2 माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो 1 भी माइनस होगा और 2 भी माइनस होगा। और ये क्या है, ये माइनस चार्ज है। तो ये माइनस चार्ज की तरफ ये देखिए, ये चार्ज आ रहा है, चार्ज 3। तो माइनस की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, प्लस, यानी 3 प्लस होगा। यहां से आपको 3 बात समझ में आ रही है कि जो 1 चार्ज है, 1 नंबर और 2 नंबर, ये होगा निगेटिव, और जो 3 नंबर है ये होगा पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए, अब बात, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया गया, इसमें दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं हम लोग। इनमें किस कण का आवेश सन्निहित अनुपात अधिकतम होगा, इसमें से किसका चार्ज बाई मास मैक्सिमम होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ऊपर वाई एक्सिस। देखिए यहां पर, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के तरफ चार्ज प्लेट है, तो चार्ज जब भी जाएगा वो वाई एक्सिस के अलोंग ही जाएगा। अगर ये चार्ज 1 और 2 है तो ये ऊपर गया, ये चार्ज 3 है तो नीचे आया, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग ही गया। तो अगर ये चार्ज डिस्प्लेसमेंट y करता है, विस्थापन y होता है, तो विस्थापन निकालने के लिए आप मोशन में फॉर्मूला पढ़े हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पढ़े हैं ना जी, आप इक्वेशन ऑफ मोशन 3 पढ़े हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो स्पेस नहीं होने के कारण थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, इधर चीजों को मैं मिटा देता हूं, क्या कोई दिक्कत है। तो आप पढ़े हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आप देखिए, आपने पढ़ रखा है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए, ये चार्ज यहां पर थी, यहां से इधर 1 2 उधर भाग गया, 3 इधर। स्टार्टिंग में ये चार्ज क्या थी, रेस्ट में थी। जब ये चार्ज स्टार्टिंग में रुकी हुई थी, इसका मतलब u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। और मान लीजिए चार्ज यहां से अपने यहां से यहां तक जाने में, और ये यहां से यहां तक जाने में, ये यहां से यहां तक जाने में टाइम लेती है कितना, t, टाइम लेती है t। तो t इज इक्वल टू, तो t होगा ही। अब देखिए, अभी आपको क्या चार्ज का एक्सेलरेशन मालूम है, त्वरण मालूम है, चार्ज का त्वरण मालूम है, नहीं मालूम है। तो a आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप चाहे तो मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, यहां क्वेश्चन में कह रहा था कि विद्युत क्षेत्र एक समान है। अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र E है और इसके अंदर चार्ज है, चार्ज का आवेश, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, E। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर भी चार्ज E होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन है, दोनों पर इक्वल चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹। तो मान लीजिए अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E। अगर कोई इलेक्ट्रॉन E, इलेक्ट्रिक फील्ड E में रहता है तो उस पर फोर्स लगने लगता है। आपको मालूम है ये सब, फोर्स लगने लगता है F, और वो F किसके बराबर होता है, E × E के। अगर चार्ज का वैल्यू Q रहता तो Q × E होता। चार्ज का वैल्यू E है, इसलिए छोटा E × E हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है तो मास को हम m से लिखते हैं, m से, छोटा m से। तो a इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला
फोर्स बटा में मास होता है ना जी, आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ए इज इक्वल टू एफ बटा में एम, तो ए इज इक्वल टू एफ बटा में एम, एफ का वैल्यू कितना है ई इंटू ई अब बटा में एम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से आप इधर देख सकते हैं, यहाँ से आप इधर देख सकते हैं। देखिए तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू जीरो है और जीरो में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना सिस्टम जीरो, यानी जीरो प्लस हाफ, हाफ ए का वैल्यू क्या है ई बटा में एम, ई बटा में एम इंटू टी स्क्वायर हो गया। ये विस्थापन है, एस क्या है विस्थापन है, और विस्थापन किधर हो रहा है वाई एक्सिस में, यानी वाई जो है ये बराबर है ई इंटू टी स्क्वायर बटा में 2m का। हो गया। अब यहां पर देखो, आप यहां से समझ सकते हो, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की कांस्टेंट है भाई, दोनों के यहां से चार्ज को आने में इक्वल टाइम लग रहा है, तो टी भी कांस्टेंट है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि चार्ज मास रेशियो यानी ई बटा में एम, तो वाई जो होगा ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई बटा में एम का, ई बटा में एम का, ठीक है। y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई बटा में एम का, यानी जिसका मास मैक्सिमम होगा उसका विस्थापन कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका विस्थापन कम होगा। आवेश तो प्रोटोन हो या इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर तो इक्वल होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जिसका द्रव्यमान ज्यादा विस्थापन कम, जिसका द्रव्यमान आप यहां से देख सकते हैं, बोलता है कि ई बाई एम किसका ज्यादा हो, ई बाई एम किसका मैक्सिमम हो। तो ई बाई एम देखिए इसमें विस्थापन किसका सबसे ज्यादा होगा। आप देखिए यहां से ये पार्टिकल 3 है और ये पार्टिकल 1 2 है, तो इधर एक चार्ज है पॉजिटिव और इधर 2 चार्ज है निगेटिव, तो मैक्सिमम विस्थापन इसी का होगा पार्टिकल 3 का। तो पार्टिकल 3 का जब वाई मैक्सिमम होगा पार्टिकल 3 का, यानी 3 का विस्थापन अधिक होगा, विस्थापन मैक्सिमम होगा, तो जब y मैक्सिमम तो e बाई एम भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो e बाई एम भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। तो इस प्रकार से पार्टिकल 3 का E बाई एम यानी आवेश द्रव्यमान रेशियो जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 14 सोल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 14 के आगे जो भी क्वेश्चंस है वो सब फ्लक्स पर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी ये सब गॉस थ्योरम में है। तो इस सब को गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ने के बाद आगे के क्वेश्चन को डील करेंगे। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुका है, विद्युत विभव पढ़ चुका है, इसलिए विद्युत विभव से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है नेक्स्ट चैप्टर में। अगला चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत विभव तथा संधारित्र नाम है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को भी हम लोग करते हैं, यानी एक्सरसाइज सेकेंड दूसरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कुछ, उस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्योंकि हमने विद्युत विभव पढ़ लिया है, तो देखते हैं। एक्सरसाइज सेकेंड, एक्सरसाइज सेकेंड जो है आपका एनसीईआरटी का, उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आप यानी विद्युत विभव आपके
NCERT का किताब में चैप्टर नंबर 2 है और उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है आपका कि 5 × 10⁻⁻8 कूलम्ब तथा -3 × 10⁻⁻8 कूलम्ब के दो आवेश परपस 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। यानी कह रहा है कि दो आवेश है, एक यहां पर आवेश है, एक यहां पर, कहीं दो बिंदु पर आवेश है, ठीक। एक यहां पर जो आवेश है उसका वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8 और यहां पर जो आवेश है उसका वैल्यू है -3 × 10⁻⁻8 कूलम, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर है, ठीक। 16 सेंटीमीटर है। चूंकि सेंटीमीटर फिजिक्स में क्वेश्चन बनाते समय हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इस चीज को 16 × 10⁻⁻2 लिख देते हैं। 16 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब देखिए बोलता है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा। यानी ये दो बिंदु है, इन दोनों बिंदु को ये जो रेखा मिला रही है, इस रेखा के किस बिंदु पर, यानी कहां पर, कहीं पर एक कोई बिंदु होगा, इससे कुछ दूरी पर या इससे कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु होगा जहां पर विद्युत विभव शून्य होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको बनवाया है। तो मान लेते हैं कि कहीं पर भी विद्युत विभव शून्य होगा, यहीं पर, ये कोई बिंदु P है और यहीं पर विद्युत विभव जो है शून्य है, यानी V नेट जो है क्या है, नेट शून्य है। तो ये बिंदु माने है, चूंकि ये बिंदु कितना दूरी पर होगा यही हमको निकालना है, तो हम मान ले रहे हैं कि इससे ये x दूरी पर है, x। अगर यहां से ये दूरी x हो गया तो यहां से ये दूरी कितना हो जाएगा, 16 × 10⁻⁻2 में से घटा दीजिए x ना जी। अगर यहां से यहां तक x तो यहां से यहां तक क्या होगा, 16 × 10⁻⁻2 - x हो गया। यहां पर कहा जा रहा है कि विद्युत विभव शून्य है, नेट विद्युत विभव, यानी इसके कारण जो यहां पर विद्युत विभव होगा, इसके कारण यहां पर जो विद्युत विभव होगा उसको अगर हम नाम देते हैं V1, इसके कारण जो यहां पर विद्युत विभव नाम देते हैं इसको हम V2, तो इन दोनों के कारण जो नेट विद्युत विभव होगा वो कह रहा है शून्य। यानी V नेट जो होगा, V नेट ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, और V नेट बराबर है V1 + V2, क्योंकि ये सदिश अदिश राशि है इसलिए डायरेक्ट जोड़िए अलजेब्रा के मेथड से, V1 + V2, यानी सब विद्युत विभव को जोड़ दिए, किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। V1 + V2, V1 का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर, इसके कारण, तो लीजिए इसके कारण क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, V1 क्या होगा, 1/4 πε0। Q का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x है, तो x प्लस V2 का वैल्यू देखिए क्या होगा, इसके कारण 1/4 πε0। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि 1/4 πε0 Q बटा में R होता है, 1/4 πε0 Q का वैल्यू -3 × 10⁻⁻8 बटा में डिस्टेंस R, यहां से ये डिस्टेंस क्या है, 16 × 10⁻⁻2 - x, 16 × 10⁻⁻2 - x हो गया। तो यहां से आप चीजों को देख सकते हैं, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये सब दोनों मिलकर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। V1 + V2, V1 + V2 = 0। तो ये 1/4 πε0, 1/4 πε0 5 × 10⁻⁻8, 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई x, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जब इक्वल टू के बाहर जाएगा, इक्वल टू के उस पर जाएगा तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो इज इक्वल टू, ये माइनस किस चीज में बदल गया, प्लस में, यानी 1/4 πε0 Q के जगह पर 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 × 10⁻2 -
एक्स। ओके, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट कट गया, बच क्या गया? तो देखिए 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू, यहां से 3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 × 10⁻² -x। अब क्या करें? यहां से देखिए 10⁻8 और 10⁻8 कट गया, 5/x, या यहां से देखिए 3 से x में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? 3x। 5 से इसमें मल्टीप्लाई किए इज इक्वल टू, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 16 में तो 80, 1685 इंटू 10⁻², माइनस 5 से x में गुना कीजिए तो 5x। जब ये 5x इधर से इधर आएगा, इस इक्वल टू के उधर माइनस है, जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x और प्लस 5x 8x। 8x इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻², यानी x इज इक्वल टू, इधर हम मिटा रहे हैं चीजों को, यहां से आप देख सकते हैं तो x इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 8 से ये 10 मुहूर्त में ना जी। तो यानी x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? 10 इंटू 10⁻² मीटर। इतना मीटर डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। अगर मीटर में आप चाहे तो इस -2 को हटा के सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि -2 मीटर से सेंटीमीटर बदल के भी लिख सकते हैं अगर आपका इच्छा हो तो, नहीं तो यहाँ भी सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस तरह के क्वेश्चन आप बना चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आप इजीली बना सकते हैं, विद्युत विभव से संबंधित है। बोलता है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समष्ट भुज के प्रत्येक शीर्ष पर हेक्सागन, ऐसा आप एक चित्र बनाइए जिसका 6 गो साइड हो, 6 गो भुजा हो। समष्ट भुज के प्रत्येक शीर्ष पर, माने ऊपर प्रत्येक वर्टेक्स पर 5 माइक्रोकूलम्ब का आवेश रखा गया है, और षष्ठभुज के केंद्र पर नेट विद्युत विभव ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि एक षष्ठभुज है जिसका प्रत्येक साइड 10 सेंटीमीटर का है, और ऊपर सभी वर्टेक्स पर 5 माइक्रोकूलम्ब का आवेश रखा गया है। तो आपको बताना है कि उसके केंद्र पर नेट विद्युत विभव कितना होगा। तो चलिए भाई बनाते हैं षष्ठभुज। तो देखिए ये बनाते हैं, एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और एक ये हो गया 4 भुजा, और एक ये हो गया 5 भुजा, और एक ये हो गया 6 भुजा। ये हो गया आपका षष्ठभुज। देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, ये 6 भुजा हो गया। और बोल रहा है कि 6 भुजा पर 5-5 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, 5-5 माइक्रोकूलम्ब। देखिए 5 माइक्रोकूलम्ब का, तो माइक्रोकूलम्ब में तो आप क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं, बनाने के लिए आपको कूलम्ब में बदलना पड़ेगा। तो एक माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब होता है, इसलिए 5 माइक्रोकूलम्ब इज इक्वल टू, यानी सभी भुजा पर 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब आवेश है। यहाँ पर भी 5 × 10⁻⁻6, 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 सभी के पास है 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब, 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 कूलम्ब,
कूलम। ठीक, और बोल रहा है कि इन सभी का भुजा का लंबाई 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भी नहीं रखेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10 सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे, 10 × 10⁻⁻² मीटर। अब देखिए बोल रहा है कि आप बताइए इसके केंद्र पर विद्युत विभव कितना होगा। तो देखो भाई, इसके कारण भी विद्युत विभव होगा, इसके कारण विद्युत विभव होगा यहां पर, इसके कारण विद्युत विभव यहां पर होगा, निकालना पड़ेगा कितना होगा। इसके कारण भी यहां पर विद्युत विभव होगा, निकालना पड़ेगा। इसके कारण भी यहां पर विद्युत विभव होगा, इसके कारण भी यहां पर विद्युत विभव होगा, इसके कारण भी यहां पर विद्युत विभव होगा, और इस आवेश के कारण भी यहां पर विद्युत विभव होगा। सबके कारण यहां पर विद्युत विभव निकालना है तो क्या करना होगा, सिंपली इसके कारण निकालिए, 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 इसके कारण निकाल के जोड़ दीजिए सिंपली, जैसे आप अलजेब्रा का जोड़ घटाव करते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि एक के कारण निकाल के और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आवेश बराबर है और यहां से ये सब भुजा बराबर होगा, ये भुजा जितना होगा वही ये होगा, वही ये होगा, वही ये होगा, सबका लंबाई बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको मेन दिक्कत है कि इसके कारण अगर यहां पर हमको निकालना होगा विद्युत विभव तो ये डिस्टेंस निकालना होगा कि ये लंबाई कितना होगा, तब जाके निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला V = 1/4πε0Q/r होता है। जैसे कि एक के कारण फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0Q/r। चार्ज तो मालूम है सब पे, लेकिन यहां पर निकालना है तो ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालने चलते हैं। देखिए, आप देखिए तो अगर हम बोले तो इसके सेंटर पर ये जो टोटली एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा। अगर हम बोले कि इसके केंद्र पर ये चारों ओर एंगल कितना डिग्री होगा, तो आपको मालूम है कि किसी भी चीज के चारों ओर जो एंगल होता है 360 होता है, 360 डिग्री। तो ये जो चारों ओर एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। ठीक है, और चूंकि ये देखिए ये 360 डिग्री का होगा और ये कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, साइड सबका बराबर है, इसलिए एंगल भी सबका बराबर होगा। तो 360 में आप 60 से भागा दीजिए तो 6 × 36, यानी ईच एंगल, ये जो एंगल होगा कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री के। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री का होगा और ये साइड दोनों बराबर है, इसका मतलब कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। तो कितना कितना का ये एंगल होगा, ये 60 डिग्री का है तो ये दोनों मिला के 120 होना चाहिए और आपस में दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए ये दोनों भी 60-60 का होगा। इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल बन गया, इक्वाडिलेटरल ट्रायंगल ना जी, समबाहु त्रिभुज बन गया। सबन का साइड बराबर होगा, यानी यहां से यहां तक का जो लंबाई है वही लंबाई यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लंबाई। तो साइड का लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसका भी लंबाई क्या होगा, 10 सेंटीमीटर, यानी बोले तो 10 × 10⁻² मीटर। लंबाई मालूम चल गया, लंबाई मालूम चल गया तो आराम से निकाल लेंगे। एक के कारण, एक आवेश के कारण, देखो यहां पर, यहां हम बनाते हैं, यहां से एक आवेश के कारण, एक आवेश के कारण विद्युत विभव, एक आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, तो V1 जो होगा वो 1/4πε0Q/r होता है फॉर्मूला। 1/4πε0 का वैल्यू कितना, 9 × 10⁹ Q बोले तो कितना, 5 × 10⁻⁻6, 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R बोले तो 10 × 10⁻² हो गया। अब देखिए यहां से, यानी V = 9 × 10⁹ इंटू 5 है तो यहां से डायरेक्ट कर देते हैं, 9×5 = 45 इंटू 9×5 = 45 इंटू 10⁻9 और -6 कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई, ये नीचे में 10 है तो 10
और ये -2 है। -2 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 यानी 5, यानी v इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई ये 10 है, 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 10⁴, तो v इज इक्वल टू 45 इंटू 10⁴ वोल्ट। एक के कारण इतना है, इसलिए सभी 6 आवेश है, 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6 आवेश के कारण, 6 आवेश के कारण कितना हो जाएगा, तो v नेट जो होगा वो 6 इंटू 45 इंटू 10⁴, यानी बोले तो 6 5 30 की 0, हाथ में लगा 3, 6 चौका 24 और 3 27, 270 इंटू 10⁴ वोल्ट। चाहे तो इस 0 को 5 लिख सकते हैं, यानी 27 इंटू 10⁵ वोल्ट। ठीक, यानी 6 आवेश के कारण केंद्र पर जो नेट विद्युत विभव होगा वो 27 इंटू 10⁵ वोल्ट होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम आप चीज़ों को देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखने। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर देखिए आप, देखिए क्या है। बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित 2 बिंदु A तथा B पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। निकाय के समविभवी पृष्ठ की पहचान कीजिए। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर के दूरी पर 2 आवेश है, एक जगह 2 माइक्रोकूलम, एक जगह -2 माइक्रोकूलम। तो ये एक सिस्टम बन गया। पूछ रहा है कि इस सिस्टम का समविभवी पृष्ठ ज्ञात कीजिए कि कहाँ होगा। समविभवी पृष्ठ का पहचान कीजिए कि कहाँ होगा। समविभवी पृष्ठ किसको बोलते हैं? ऐसा सतह जहां पर विभवांतर जीरो समान हो, यानी बोले तो 0 हो ना जी। समविभवी पृष्ठ पर विभव क्या होता है? समविभवी पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विभवांतर समान होता है, विभव समान होता है। इसका मतलब कि उसके सतह पर विभवांतर 0 होता है, यानी इस निकाय के बीच वो बिंदु आपको खोजना है जहां पर विभवांतर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो जगह हम लोग खोजने चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछता है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, दिशा ही बताना है। तो चलिए देखते हैं। बोलता है कि यहाँ पर है आवेश कितना, 2 माइक्रोकूलम, एक यहाँ पर आवेश -2 माइक्रोकूलम था। बोलता है कि इन दोनों के बीच की दूरी है कुछ, कितना, 6 सेंटीमीटर। सिंपल है। बोल रहा है कि बताइए कि इस निकाय में कहाँ पर विद्युत विभव समविभव पृष्ठ होगा। इसका मतलब कि इस निकाय में कहाँ पर विद्युत विभव 0 होगा। तो सिंपल बात है भाई, ऐसा कौन सा जगह होगा जहां पर जोड़ने पर कुल 0 हो जाएगा। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये -2 माइक्रोकूलम है, तो बीचों बीच आप जोड़ो ना, 3 यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से 3 मीटर ले करके आप ऐड करो, नेट विद्युत विभव 0 हो जाएगा। इसके कारण 3, इसके कारण भी 3, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, दोनों को ऐड करेंगे 0। और उतना अगर आप चाहते हैं बनाना तो इसको बना भी सकते हैं। हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से x दूरी पर क्या होगा, विद्युत विभव 0 होगा। आप चाहे तो इस माइक्रोकूलम को कूलम में बदल सकते हैं, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल सकते हैं, या फिर चाहे नहीं बदलना तो नहीं भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मान ले रहे हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई बिंदु P है जहाँ पर समविभवी पृष्ठ होगा, और समविभवी पृष्ठ होगा इसका मतलब कि वहाँ पर विद्युत विभव 0 होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक x, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - x ना जी। अब यहाँ पर दोनों के कारण विद्युत विभव 0 होगा, तो इसके कारण विद्युत विभव को अगर हम V1 से लिखते हैं, इसके कारण यहाँ पर विद्युत विभव को V2 से लिखते हैं, तो V1 + V2 जो है ये दोनों मिला के केकरा बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। V1 का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वैल्यू -2
डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स। 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पी एप्सिलॉन नॉट कट गया, सॉरी इज इक्वल टू 0। कटा नहीं, अब ये कैसे कटा दिया, ये कटा नहीं है। ये प्लस माइनस माइनस, जब ये उधर से उधर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, अब ये माइनस इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 में x इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 में 2 में 6 माइनस एक्स। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 में x इज इक्वल टू 1 में 6 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, x से x, 1 से 6 माइनस एक्स। x जब इधर से इधर आया तो 2x इज इक्वल टू 6, इसलिए x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर था, इसलिए सेंटीमीटर में। यानी यहाँ से 3 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर पर समविभवी पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ किधर होता है, समविभवी पृष्ठ यहाँ पर होगा, यहीं पर समविभवी पृष्ठ होगा ऐसे। और ये समविभवी पृष्ठ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर बी में पूछ रहा है कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा क्या होगा। तो आप क्या पढ़े हैं कि समविभवी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है, लंबवत 90 डिग्री पर। तो इस समविभवी पृष्ठ के लंबवत होगा विद्युत क्षेत्र का दिशा। कहाँ लंबवत होगा, समविभवी पृष्ठ के लंबवत विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो पॉज करके आप नोट करें क्वेश्चन नंबर। तो बालक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन से आप वाकिफ नहीं हैं, इस तरह के चीज़ों से आप वाकिफ नहीं हैं, लेकिन ये इजी है। चूँकि आप इसका फॉर्मूला जानते हैं इसलिए मैं इसको करा देता हूँ, नहीं तो ये गॉस थ्योरम पढ़ने के बाद ही हम लोग करते हैं। तो देखिए, और एक बात थी, इससे पहले हम जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड पर, उस गवर्नमेंट स्कूल को क्वारंटाइन सेंटर बना दिया लोग। अब उससे भाग करके दूसरे स्कूल में आए हैं। इस स्कूल को भी लगता है क्वारंटाइन सेंटर बहुत जल्द ही बना देगा लोग। तो काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रॉब्लम के कारण आप भागिएगा तो होगा नहीं। हम आपको सिखाते हैं कि प्रॉब्लम से लड़ना है, प्रॉब्लम से लड़ना है, और हम ही भागने लगे तो ऐसा अच्छी बात नहीं है। तो आइए, आप भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, हम भी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले गोलीय चालक के पृष्ठ पर इतना कूलम्ब का एक समान रूप से आवेश वितरित है। जैसे कह रहा है कि ये कोई गोला है, ठीक है, और यह गोला का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। यह गोला का त्रिज्या कितना है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर बोले तो 12 × 10⁻⁻² मीटर, यानी बोले तो 12 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक, शायद छोटी फोटो है, फोटो बहुत छोटी है इसलिए नहीं दिखाई दे रही होगी, तो लीजिए ये अपना बड़ा सा फोटो। बोलता है कि इसका त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, और 12 सेंटीमीटर बोले तो 12 × 10⁻⁻² मीटर। और बोलता है कि इसके चारों ओर आवेश बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है आवेश, डिस्ट्रीब्यूटेड है आवेश। कितना भाई आवेश है इस पे, तो 1.6 × 10⁻⁻16, 1.6 × 10⁻⁻7 कूलम। ओके, अब देखिए, जब कभी भी सिर्फ और सिर्फ गोला बोले, सिर्फ और सिर्फ गोला, तो आप समझ जाना कि वो हॉलो स्फीयर का बात कर रहा है, खोखले गोले का बात कर रहा है। खोखले गोला बोले तो फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर कुछ रहता है, नहीं रहता है, तो उस तरह के गोले को खोखला गोले बोलते हैं। और वो हाथ में लोहा फेंकने वाला आप देखे होंगे, गेमिंग होता है उस चीज का,
लोहा का रहता है फेंकने वाला, उसके अंदर लोहा भरा हुआ रहता है। लेकिन फुटबॉल के अंदर कुछ नहीं रहता है, तो फुटबॉल को बोलेंगे खोखला है। ठीक है, तो जब कभी भी गोला बोले तो आप समझ देना खोखले गोला का बात कर रहा है। तो एक ये खोखला गोला है जिस पर आवेश 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूट है, उसका रेडियस है 12 × 10⁻⁻2 मीटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि गोले के अंदर आप बताइए कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो सुन लो एक बात, अगर खोखला गोला है तो खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं। खोखले गोले के अंदर जो होता है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है। कहीं भी खोखले गोला के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट लिख दिया। सर डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, आपको गॉस थ्योरम में इस बात को प्रूफ कराएंगे कि कोई भी हॉलो स्फीयर है तो उसके अंदर का विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक, और खोखले गोले के सतह पर विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो फॉर्मूला वही होता है जो विद्युत क्षेत्र को होता है, E = 1/4πε0 Q / r²। बाहर भी निकालना हो तो वही फॉर्मूला होता है, E = 1/4πε0 Q / r²। तो पहला क्वेश्चन का ये हो गया कि अंदर में क्या होगा, जीरो। इसको हम गॉस थ्योरम में प्रूफ करवाएंगे। गॉस थ्योरम का जब हम लोग एप्लीकेशन करेंगे तो प्रूफ करेंगे। बी, गोले के ठीक बाहर, जस्ट बाहर यानी सतह पर, गोले के जस्ट बाहर बोले तो सतह पर कितना होगा, तो E = बी का हम आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं, E = 1/4πε0 Q बटा में r² फॉर्मूला होता है। तो E = 9 × 10⁹ E का वैल्यू हो गया, Q का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁷ है ना जी, हाँ, डिवाइडेड बाई r²। इसका रेडियस कितना है, 12 × 10⁻² का स्क्वायर बोले तो एक बार और मल्टीप्लाई, 12 × 10⁻²। हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए यहां से पॉइंट हटाए तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 हो गया। तो E = देखिए 3 चौका 12, तितरी का 9, फिर इसे 3 से ये 3 चौका 12 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 16 × 10⁻⁷, सॉरी -7 और 9 क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4 × 4, 4 चौका 16 इंटू 4 चौका 16 इंटू 10⁻² -2 और +1, ये -4 और +1 इंटू 10⁻³ ये 16 से 16 कट गया। तो E = क्या होगा, ये -3 जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस, यानी 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब या बोले तो वोल्ट पर मीटर होता है। तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब होगा, कहाँ पर, जस्ट सतह के बाद। तो ये आपका बी का आंसर हो गया। सी का बोले तो सी का भी यही होगा, वैसे ही फॉर्मूला पर आप रखिए कि गोले से बाहर पूछ रहा है कि 18 सेंटीमीटर पर, इसके केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर, 18 सेंटीमीटर पर मिटा देता हूं, इसको भी मिटाता हूं। बोल रहा है कि केंद्र से बाहर, गोला से बाहर आपको निकालना है कितना दूरी पर, 18 सेंटीमीटर पर। तो E = फॉर्मूला वही होता है 1/4πε0 Q बटा में r²। बाहर निकालना हो या सतह पर निकालना हो, दोनों के लिए फॉर्मूला इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वही होता है, 9 × 10⁹ इंटू Q का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई, कह रहा था 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर यानी 18 × 10⁻²,
का स्क्वायर करना होगा, इसलिए एक बार और 18 गुना 10 के पावर -2। अच्छा, 9 से ये 2 मरत में 18, ये पॉइंट हटा, नीचे 10, फिर 2 से ये 8 मरत में। तो E इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू का पावर 2 डिवाइडेड बाई 18 180 गुना 10 के पावर -2 -4, तो 18 इंटू 10 टू का पावर -2 -4 और एक ये 0 -3 हो गया। -4 और प्लस एक 1 था, इसलिए इतना। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/18। यहां से आप कटा सकते हैं, ये 2 से आप चाहे तो इसको 9 मरत में, ये 4 मरत में, तो 4 गुना ये 10 के पावर 2 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 2 और ये +3 5/9 डिवाइड कीजिए, 9 से 0.40 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौका 36, फिर 4 0, 9 चौका 36, माने 0.44 इंटू 10 टू का पावर 5 न्यूटन पर कूलम, इतना आपका होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4th आपका हो गया। 0.44 इंटू 10 टू का पावर 0.44 इंटू 10 टू का पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th हो चुका। तो ये क्वेश्चन नंबर 4th जनरली गॉस थ्योरम का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया क्योंकि फॉर्मूला हम लोगों को मालूम था। तो इस प्रकार से हमने जितना भी लेक्चर डील किया है, उन सभी लेक्चर का क्वेश्चंस NCERT का करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत विभव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।